नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के एक महान प्रवर्तक, जिनसे मिलकर और जिनको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स थॉमसन की। चार्ल्स थॉमसन एक ऐसी शख्सियत हैं
जो दो संस्कृतियों को खूबसूरती से जोड़ने का काम करते हैं। चार्ल्स थॉमसन का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ और महज 13 साल की उम्र में चार्ल्स अपने स्कूल एग्जाम में टॉप करने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया से भारत आ गए और बिहार जाकर मुंगेर के एक प्रसिद्ध योग संस्थान से 11 साल की गुरुकुल शिक्षा ग्रहण की और वहीं से उनका भारत प्रेम शुरू हुआ और भारत से जीवन भर का रिश्ता बन गया जो आज भी जारी है। लेकिन साल 1985 में भारत में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक अस्थिरता के बीच विदेशियों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया, जिसमें उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ा। लेकिन चार्ल्स अपने अर्जित ज्ञान को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाह रहे थे और उसी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कई यूनिवर्सिटीज में योग और मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। 2007 में हालात बदले और उनका भारत के प्रति अटूट प्रेम फिर से उन्हें भारत खींच लाया। भारत के सिनेमा जगत व सीरियल्स में भी उन्होंने कई सराहनीय अभिनय किए और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय भी रहे। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ भारत की कागजी तौर पर भारत की नागरिकता हासिल की, बल्कि दिल से भारत की भारतीयता को अपनाते हुए सनातन धर्म को भी अपनाया और आज वे गर्व से अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। ऐसी कई रोचक बातें चार्ल्स थॉमसन से जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए मैं अब आपको सीधे चार्ल्स थॉमसन के पास लिए चलता हूं। एंड प्लेजर इज सोली माइन इन वेलकमिंग अ ग्रेट कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन कल्चर, श्री चार्ल्स थॉमसन। नमस्कार सर। नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो वेदर कैन यू टॉक इन हिंदी as you have been in India for many years. So can we have this interaction in Hindi or in English? हाँ, ठीक है, हम लोग सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे लाइफ एक्सप्रेस टीम और अपने बौद्धिक दर्शकों की ओर से आपका लाइफ एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए सादर आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। चार्ल्स जी, आपकी जीवन यात्रा पर यदि नजर डालें तो हम पाते हैं कि भले ही आपका जन्म सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लेकिन आपकी कर्म भूमि भारत ही रही। जैसा हमें ज्ञात है कि आप महज 13 साल की उम्र में भारत आ गए और तब से आपका भारत प्रेम शुरू हुआ और आज तक वो जारी है। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये सब, कब आपके मन में सबसे पहले भारत प्रेम जगा, कैसा था आपका भारत में पहला अनुभव एक ऑस्ट्रेलियाई किशोर के लिए, वो समय कैसा रहा होगा? थोड़ा विस्तार में बताएं। भारत में जीने के लिए क्या थे आपके प्रेरणा के स्रोत या प्रेरक शक्ति? जी हाँ, तो ये काय बात ये प्रश्न पूछ चुका है और मैं काय बात इसके जवाब दिए, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको जवाब देता है। मेरा पापा साइकियाट्रिस्ट था। मेरा माँ जब मेरा जन्म हुआ, क्योंकि मैं पहले वाला पुत्र था, हम लोग 3 लड़का है, बैलरीना था, तो मेरा माँ बैलरीना छोड़ करके योगा सीखना शुरू किया। उसके बाद वो योगा टीचर, योग शिक्षक बन गया और मेरा बचपन में योगा क्लासेस लेता था। मेरा पापा साइकियाट्रिस्ट, एक चीज होता है साइकियाट्री में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, उस समय ये 1960s का बात है,
वीजा जरूर नहीं था, आप कहाँ भी दुनिया में जा सकता था, लेकिन टिकट हम्म, इतना कॉस्टली था, इतना महंगा था कि बहुत कम लोग जाता था। तो मेरा पापा गया अमेरिका, कुछ 8-10 हफ्ते तो रहा, सीख करके वापस आया। तो मेरा माँ बोला इतना पैसे तुम्हारा पर खर्च किया, तो आप मेरे पर खर्च करेंगे। तो वो पूरा हिंदुस्तान ढूंढ लिया और एक अच्छा से योग संस्था मिल गया मुंगे, वो जाकर के एक 8 हफ्ते वहां रहा। वहां पर हम्म, कोई स्वामी जी को टिकट दे दिया। अब मैं एक 11 साल का लड़का है, मैं एक अंग्रेज है, मैं कभी एक अपना नेटिव यहाँ जो एब्रिजिनल बोलता है, चाइनीज इंडियन, कोई भी नहीं मिला, क्योंकि उस समय खाली अंग्रेज लोग था। एक दिन हम आया मेरे घर में और एक साधु हम्म, मेरे कमरे में बैठ गया और 8 हफ्ते हम लोग के साथ रहा ना, तो बहुत बड़े प्रभावित हुआ ना। तो वहां से संस्कार शुरू हो गया ना, ओ, जा रहा से जा रहा, कि माँ भी गया है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, तो हम्म, और ये एक और चीज है, ये 1950s 1940s 50s का बात है, जो स्वामी शिवानंद था ऋषिकेश में, वो हम्म, योगा, वो कुछ बोला है ना कि फ्रॉम शोर टू शोर, डोर टू डोर। तो योगा हम्म, काफी फैल चुका है पूरा विश्व में। और बार हम्म, बार कई हिंदुस्तानी पढ़ा लिखा पीएचडी वाला भी हमको ये प्रश्न पूछता है, विदेशों में और हिंदुस्तान में, तुम और ये अंग्रेज को कितना पागल है हिंदुस्तान के पीछे में, क्यों? उसके हम्म, जवाब एक सरल जवाब है, योगा। योगा एक पहले वाला दरवाजा है, उसका राइट, वजह से लोग हिंदुस्तान के बारे में अच्छा माना जाता है, वो सॉफ्ट पावर है हिंदुस्तान का। और फिर हम्म, आगे में बाकी उसका संस्कृति है, पुस्तक है, भगवत गीता है, रामायण उपनिषद जो भी है। ग्रेट, ठीक। ग्रेट। बहुत बहुत ही अच्छा। अ, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपसे कुछ और जानने की कोशिश करूंगा कि जी। आप इतनी अच्छी जो हिंदी बोलते हैं, देखिए जहाँ तक मेरी बात है, बाय क्वालिफिकेशन और बाय प्रोफेशन मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, ठीक है? अच्छा। और भाषा सीखना और सिखाना ये मेरा काम रहता है बेसिकली, हाँ जी। तो अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग सालों तक कोई भाषा सीखते हैं, लेकिन उस भाषा में उनकी फ्लुएंसी नहीं आ पाती या वे धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, जैसे अभी आप बोल रहे हैं। लेकिन आपने इतनी अच्छी हिंदी, वो भी मैं समझता हूँ कि बिहारी लहजे में भी आप कई बार बात करते हैं। तो आपने ये कैसे सीखी? क्या है आपका लैंग्वेज लर्निंग फ़ॉर्मूला आपका है क्या? तो लेकिन इसमें दो बात है, एक संक्षिप्त में हम बतलाना चाहता है जो हिंदुस्तानी लोग जानता नहीं है। 1600s तक यूके, क्योंकि मेरा 5 पीढ़ी पहले ऑस्ट्रेलिया से यूके और कुछ यूरोपियन मेरा एंसेस्ट्री है। तो 1600s तक यूके में 4-5 भाषा चलता था। और हुँ, फिर वहां पर मेरा जो पीरियड वो स्कॉटलैंड से है। स्कॉटलैंड हमेशा अलग करना चाहता था उस समय 1600s तक। रॉयल फैमिली जो राजा करता था, वहां पर फ्रेंच बोलता था, और जो पढ़ा लिखा है प्रीस्ट और वैज्ञानिक लोग लैटिन बोलता था। तो हुँ, हुँ, 1600s में आप थोड़ा यूके के गहराई से देखेंगे ना, वो सीख हुँ, लिया कि पूरा सब जितना जो भाषा है उसको खत्म करना है संस्था ओह! से और पूरा। तो ये बहुत गहराई से, तो आप उसके हुँ, वजह से एक चीज मैंने नोटिस किया पूरा विश्व में, जो व्यक्ति इंग्लिश अंग्रेजी अपना मातृभाषा बनाता है, मोतीलिंगों को भूल जाओ, उनको बायलिंगुअल बनना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल है। बहुत ही कठिन, बहुत कठिन है। हुँ, हुँ, हिंदुस्तान में गरीब से अमीर तक 3-4-5 भाषा भी बोल पाता है। तो ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। संक्षेप में ही है। अब दूसरा प्रश्न होता है कि मैं अंग्रेज है, ठीक है, मेरा बचपन में गुरुकुल में था, लेकिन वहां भी मुंगेर में भी जो भी हमसे मिलता था और जो भी हिंदुस्तान, सब अंग्रेजी बोलना चाहता था, क्योंकि हुँ, अभी भी लोग के दिमाग में बैठ के कि पढ़ा लिखा लोग अंग्रेजी बोलता था। तो मैं भी ढूंढ रहा था ना कि एक और उपाय हम अपना साथ में रखा है। मैं उससे दोस्ती किया था जिसको अंग्रेजी ठीक से आता नहीं है। अभी अच्छा। भी जो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा, जैसे मैं दिल्ली में है, मैं हिंदुस्तान घूमता रहता है पूरा, बिहार, यूपी, राजस्थान, जिस व्यक्ति हमारा साथ हिंदी बोलने में खुशी है, मैं उनके साथ दोस्ती कर उनसे बात करता है।
और वाह। मैं काय आजकल कुछ लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं हिंदुस्तान में जो बहुत साल से है, उसके हिंदी नहीं बढ़ रहा है, मराठी नहीं बढ़ रहा है, तमिल नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने उसको एक बहुत छोटा सा उपाय बतलाया कि आप अपने घर में कोई सेवक रखेंगे, खाना बनाना, एक ही वो नियम रखो, उसको अंग्रेजी नहीं आना। 6 महीने का अंदर में आपका भाषा बढ़ता जाओ। और ये चीज कहाँ से मैंने सीखा? हिंदुस्तान से नहीं, मैं बचपन में याद था कि मैंने कहाँ पर पढ़ा है कि छोटे छोटे बच्चा इंग्लैंड में जब फ्रेंच सीखना था, तो अपना जो क्रिसमस हॉलीडेज 8 हफ्ते के लिए फ्रांस भेजता था, और एक परिवार के साथ रह के जो एक भी शब्द अंग्रेजी नहीं बोला जाता था। और फ्रेंच अपना बच्चा को भी ब्रिटेन भेजता था, और वो भी एक परिवार के साथ रहता है जो एक भी शब्द फ्रेंच नहीं बोला जाता था। तो ये हम्म। एक बहुत आसान सरल उपाय है, और उसको आगे लेकर के मैं हर एक हिंदुस्तानी को बोलता है कि जो आपका मातृभाषा है, आप अपना घर में अपना बच्चे के साथ, अगर वो अंग्रेजी में जवाब देना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन अपना मातृभाषा है, चाहे मैथिली है, भोजपुरी है, तमिल है, तेलुगु है, आप उसको हम्म। बोलना चाहिए। आप उसको मदद देंगे कि वो मोतीलिंगो बन जाएगा। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसे लिंग्विस्टिक्स में हम लोग इमर्शन प्रोग्राम भी कहते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो मतलब आप नेटिव स्पीकर के साथ में जब आप रहते हैं, उनको सुनते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब वो आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे अंदर ये थोड़ी एक उत्सुकता थी कि आपका लैंग्वेज लर्निंग फ़ॉर्मूला आखिर है क्या? तो बहुत अच्छा आपने कहा, एक्सीलेंट। मेरा अगला प्रश्न कल्चर या संस्कृति को लेकर है। जी। आप जन्म से ऑस्ट्रेलियाई हैं हुँ। और दिल से भारतीय। हाँ हुँ? जी। जब हम कोई दूसरे देश में जाते हैं, तो जी। हम वहाँ की अ, टूटी-फूटी भाषा बोल के काम चला लेते हैं। जी। लेकिन वहाँ की संस्कृति या कल्चर में ठीक से घुल-मिल नहीं हम पाते हैं। और हुँ। अपने आप को हम कई बार एलियन जैसा या आउट ऑफ द प्लेस फ़ील करते हैं। जी। क्या आपको भी कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति का सामना करना पड़ा भारत में? हुँ? हर दिन कुछ तो कुछ हो जाता है मेरे साथ। जो आप मज़ाक समझता है, चाहे आपको दिक्कत हो रहा है। अरे कुछ तो कुछ हमेशा होता है मेरे साथ। वो तो क्योंकि निश्चित एक है। कल्चरल गैप जो है ना, एक हाँ, कल्चरल नहीं, नहीं गैप बहुत। आप हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो हाँ, नहीं, नहीं, नहीं बहुत बहुत कुछ हाँ, कई बार हमको वाह! लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मैं एक गुरुकुल में रहा, एक साधु संत लोग के साथ रहा, तो उनका हुँ, वजह से मुझे एक हिंदुस्तान, जो असली हिंदुस्तान, ये दिल्ली बॉम्बे वाला नहीं, जो आपको गाँव में और विलेजेस में आपको मिलेगा ना, हुँ, वही मैंने देख चुका है, और ये उन लोग के साथ रह के सीखा है ना। और एक और चीज़ है, मैंने खाए अंग्रेज से मिला है, जो बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी की हिंदी का, उसका हिंदी और मेरा हिंदी में अलग है। मैं खुद बोलता है कि मेरा हिंदी जो है वो पढ़ा लिखा वाला नहीं है। जैसे कोई किसान कोई गरीब के साथ बैठ कर के बात करता है, वही हिंदी है। उनका जो हिंदी है वो पुस्तक वाला हिंदी है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों का काम अलग है। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल। तो ऐसा कौन-सा पल था जब आपको लगा कि भारत और खासकर बिहार आपका दूसरा घर बन चुका है? तो मैं उम्र कम था ना, 13 साल, मैं आया था 8 हफ्ते के लिए। वो 8 हफ्ता हम 1 साल बनाया, वो 1 साल 11 साल बन गया था। और जब और हुँ, मैं जिस संस्था में रहता था, पूरा विश्व का लोग भी आ जाता था। तो हमको याद है बचपन में कि ठंडा मौसम में 1 महीने के लिए सारा 200-300 लोग फ्रांस से आएगा योग शिक्षक बनने के लिए। तो मैं फ्रेंच सुनने का मौका मिलता था। गर्मियों के मौसम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उस समय तो एक ही प्रदेश, 200-300 लोग आएगा, तो मैं तेलुगु सुनने का मौका मिलता था। तो हुँ, उसी की वजह से मैं बहुत भाषा सुनने का मौका मिला। और हुँ, और ये भी एक और बात है ना, जो व्यक्ति अपना समय निकाल करके अपने जीवन में कुछ और सीखने के लिए जाता है, वो कुछ अलग है। बहुत लोग बिल्कुल। अपने जीवन में ऐसे ही रहता है, घर में रहता है, फिर ऑफिस जाता है,
फिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमता है और कुछ खासा नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो अपने मन में एक भाव है ना कि वो कुछ सीखेगा। हाँ, तो आप जब उसमें जाएंगे, जैसे गुरुकुल में कोई योग संस्था कोई इस प्रकार का रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा अच्छा लोग से मिलेगा। और बिल्कुल बिल्कुल। लोग सोचते कि खाली स्पिरिचुअल नहीं। मैं बचपन में जब वहां पर रहता था, बहुत सारा जो भक्त लोग था ना, बनिया, मारवाड़ी और सिंधी था। और मुझे मुझे भी कुछ सिखलाया है कि जो अपना 16 साल का लड़का भी सिखाता था, और वो भी हम्म मेरा अपना जीवन में इस्तेमाल किया है और मुझे हम्म बहुत लाभ मिला है। मुझे ये पैसा का ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन लोग का नियम मैंने पालन किया अपना जीवन में। हम्म हम्म। हम्म बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा जी। चार्ल्स जी, मुझे एक और उत्सुकता बढ़ रही है, एक चीज हाँ जानने को, उस कल्चर को ही लेकर के ये है कि आप जैसा देख रहे हैं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये दो जी। अलग-अलग मैं समझता हूँ कि दोनों जगह संस्कृति है। तो हम्म। दोनों देशों को एक दूसरे की संस्कृतियों से क्या सीखनी चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक ऐसे देश है कि बोलता है 5,000, 10,000, 15,000, मतलब इतना पुराना है। आप कहाँ भी अगर आप थोड़ा सा जमीन को खूटेंगे ना, तो हो सकता है कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, मैं खुद मांगता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग का नेटिव लोग था, एबोरिजिनल लोग था, लेकिन ये लोग कुछ बनाता नहीं था, ऐसे ही घूमता रहता था। उन लोग का जो ट्राइबल जो जीवन था कुछ अलग था। तो यहाँ पर जो भी लोग आया है ना, सिर्फ 200 साल से बिल्कुल नया है। और जो आया था वो सबसे नीचे वाला लोग था, कॉन्विक्ट लोग था, ज्यादा से ज्यादा। तो एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत नया है, मतलब सब कुछ नया है, उसमें कुछ कास्ट सिस्टम कोई भी इस प्रकार का सिस्टम नहीं था। और एक है हुँ, हिंदुस्तान है, जो सबसे पुराना, मतलब बाकी देशों में आप देखेंगे ना, पॉलिटिक्स और ये सब वजह से उनका हुँ, जो हुँ, भी पुराना जो संस्कृति था वो खत्म हो गया और कुछ आ गया उसका सामने में। तो हुँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ, में बिल्कुल नया है और हिंदुस्तान बहुत पुराना है। हुँ, और इसलिए मैंने देखा है कि अब भी जो हाईली स्किल्ड हिंदुस्तानी है, अब बहुत हिंदुस्तानी यहाँ इतना आ गया कि मैं हर हफ्ते में कोई ना कोई हिंदी कार्यक्रम में चले जाता है। हुँ। और सारे हिंदुस्तानी को मिलता है यहाँ, सिर्फ दो अंग्रेज, एक हम और कोई नेता। वो मेरे बगल में बैठ जाता है, मैं हिंदुस्तान के बारे में उसको थोड़ा ज्ञान देता है, और हुँ, अगल बगल हुँ, में सब हिंदुस्तानी है। तो ऑस्ट्रेलिया में काफी आगे बढ़ गया, क्योंकि असली क्या है ना, जैसे आप सिडनी को लेंगे, सिडनी गुरुग्राम का आबादी है, हाफ करोड़, 5 मिलियन। इसमें हुँ, 1.9 मिलियन जन्म लिया है, बाकी सब माइग्रेंट्स है ना। तो अभी हुँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हर एक प्रकार का भाषा, हर एक प्रकार का संस्कृति आ रहा है एक साथ। और मुझे हुँ, यहाँ दिख करके बड़ा अच्छा लगा। अभी मैं एक कुछ हफ्ता पहले यूके में था। वहाँ अच्छा नहीं चल रहा है, वहां पर तो मैंने देखा इतना बढ़िया से नहीं चल रहा है जितना अच्छा से ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। मतलब जो नया माइग्रेंट आकर के अपने संस्कृति लेकर के यहाँ पर रह सकता है और यहाँ का लोग के साथ जम सकता है। हुँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप थोड़ा बताएँ कि मतलब जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कोई कल्चर को सीखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके अनुसार? 3-4 ऐसी देख बातें कुछ सुझाव? नहीं, उसमें देखिए दो चीज है, एक है चाइना और एक है हिंदुस्तान, जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है। और ये दोनों देश में हर एक व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब घर के अंदर में जब आप रहेंगे ना, सब लोग आपको खाना खिलाता है, देखता है सब कुछ, लेकिन जैसे घर से बाहर जाता है सबको आपको धक्का देता है। आपको अगर बैठना है तो आप दौड़ दौड़ करके बैठना पड़ेगा, चाहे मेट्रो है चाहे बस है, जो भी है ना। हाँ, तो हाँ। हिंदुस्तानी और चाइना ये सिर्फ दो देश, जब लोग पहली बार विदेश जाता है तो उन लोग को काफी थोड़ा सा तकलीफ होता है, और बाहर के लोग उनके साथ तकलीफ होता है। जब बार बार जाता है तो वो सीख जाता है कि हुँ, दौड़ दौड़ करके नहीं नहीं बैठना है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल देता है, मैं जब हिंदुस्तान में रहता है, मैं एक बार बैंकॉक गया था, वहां भी मेट्रो है। तो जैसे दरवाजा खोला मैं दौड़ करके जा करके बैठ गया।
सब हमको देखने लगा और कोई हम आके के पूछे सब ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, तो सब कुछ कुछ अलग है ना। हाँ, वो तो सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे मैं ये कहूँगा कि जब मैं आपको देखता हूँ, आपके प्रोफ़ाइल को देखता हूँ, तो आपकी भारतीयता, आपके अंदर जो एक इंडियननेस है, तो हुँ, आपकी भारतीयता को देखकर हमें अपने आप को भारतीय कहने में शर्म हो रही है, मैं सच बताऊँ। और कई मतलब भारतीयों को ओ भी सेम फीलिंग होती होगी। जैसा मैं आपके प्रोफ़ाइल को देख पा रहा हूँ कि आप लगभग 20,000 किताबें भारतीय ज्ञान परंपरा पर पढ़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग तो शायद एक किताब भी ठीक से नहीं पढ़ी हो, मतलब हमने एक भी किताब ठीक से नहीं पढ़ी है। ये हमारा एक दुर्भाग्य मैं कहूँगा, अधिकांश भारतीयों का मैं कहूँगा। हुँ, तो आज भारत अपनी भारतीयता को खोते जा रही है। हमने अपनी भाषा छोड़ दी, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी और इन कारणों से हम अपनी इंडिजिनस जो इनोवेटिव एबिलिटी है, वो उससे भी हम बहुत दूर हो गए और आज की स्थिति तो बहुत ही भयावह हो बन चुकी है, मैं कहूँगा। ऐसे में निदान के लिए, समाधान के लिए मतलब आपके क्या दृष्टिकोण है? आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं थोड़ा-सा गहराई से आपको एक इसके बारे में जैसे आपने सुना होगा टेड टॉक्स। टेड टॉक्स एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। उसमें पूरा विश्व में आप लोग इसको देखते रहता है, बहुत इंस्पायरिंग है, एस्पिरेशनल है। लोग अपना जर्नी को बतलाता है 5-10 मिनट में। कैसे वो गरीब से नासा में जॉइन किया, कैसा मतलब इस तरह प्रकार का बहुत सुंदर है। तो हुँ, अब हिंदुस्तान में उसको इक्विवेलेंट है जॉश टॉक्स, JOSH, जॉश, हुँ, ठीक है? हुँ, तो मैं उन लोग के साथ पहले था। जब शुरू-शुरू में वो सिर्फ़ अंग्रेजी कंटेंट रिलीज़ करता था। लेकिन गूगल और मेटा दोनों उसके पीछे में था क्योंकि दोनों उसको सपोर्ट करता था कि आपको अपना रीजनल लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ करना है। हुँ, और मैं उसमें था और मेरा काम था कि हम लोग 6-7 भाषा को रिलीज़ करना था। उसमें मराठी, गुजराती, तमिल इस प्रकार का 6-7 भाषा था। तो मुझे आश्चर्य लगा कि हम लोग दिल्ली में हैं। तो हम लोग सोशल मीडिया और सब जगह में एडवर्टाइजिंग किया कि हमको ऐसी एक व्यक्ति चाहिए दिल्ली में जो गुजराती में पढ़ा लिखा है हुँ, और वो कंटेंट बना सकता है और ये सब चीज़ देख सकता है, मराठी, तमिल। आप विश्वास नहीं करेंगे, हर हुँ, एक बच्चा, लड़का और लड़की जो मेरा ऑफ़िस में आया था उस समय गुरुग्राम में और मेरे साथ हुँ। बैठ गया, सबसे पहले वो दिखलाना चाहता था कि उसका अंग्रेजी कितना मज़बूत है। हाँ। और जब मैं बोला गया तो मुझे अंग्रेजी से मतलब नहीं है। मुझे अपना आपका मातृभाषा से सब वो उसका चेहरा में आश्चर्य लग गया। लेकिन हाँ, एक बात है, सोशल मीडिया की वजह से 2 टियर और 3 टियर सिटीज़ में काफ़ी बदलाव आ रहा है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता है, अभी कुछ यूट्यूबर्स हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, सनातन धर्म पर। उनको जो व्यूज़ है, वो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल से भी बड़ा है। हुँ, तो हुँ, कुछ बदल आ रहा है और मैं लगता है कि सोशल मीडिया एक चीज़ है जो आप अपना पूरा समय बर्बाद कर सकता है या बहुत यूज़फुल टूल हो सकता है। और हुँ, सोशल मीडिया पर देखिए, मैं आपको एक छोटी चीज़ बतलाता है। मैं कोई भी मंदिर हिंदुस्तान में या विदेशों में अगर जाएँगे, वहाँ कोई पंडित है, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखता रहता है, वो हमको तुरंत पहचान लेता है। हम हुँ, पीछे में हमेशा नियम के साथ है ना, पीछे में लाइन में रहता आकर के खींचते ही सामने में ला कर के पूजा कराता है। देखिए, सोशल मीडिया इतना शक्तिशाली हो गया। तो हाँ, ये दुःख का बात है कि अंग्रेज ने और अंग्रेज आज का अंग्रेज नहीं, जो पहले आज़ादी से पहले जो अंग्रेज था, वो बहुत सोच करके संस्था को ऐसे बनाया हिंदुस्तान में कि अभी भी ये सोच-विचार है, अंग्रेज का सोच। इसको खत्म करने समय लगेगा। अब इसका काम पर चल रहा है। बहुत खुशी है
कि आपका जैसे, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं हमेशा दिल्ली आता है T1 T2 T3 एयरपोर्ट से हम्म ना, 1 2 3। हम्म मुझे आश्चर्य लगता है कि जब भी जैसे T3 इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, मैं जब हम्म भी आता है और मेरा नागरिक देखता है और हमसे बात करने लगता है, बोल कैन यू स्पीक हिंदी, तो मैं उसको तुरंत हिंदी में बोलता है कि दुख की बात है, तुम लोग जो है ना सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है, कहाँ देवनागरी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ जब आपको मालूम है भारतीय लोग को ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में, हम्म यूके में या नेदरलैंड्स में, जब अपना पासपोर्ट मशीन में डालेंगे ना, क्योंकि मशीन से डालना पड़ता है ना, वहां पर सामने में स्क्रीन में देवनागरी आ जाता है। देवनागरी हम्म 200 भाषा। नेपाल में आप घूमेंगे ना, सब जगह में देवनागरी लिखा है, लेकिन हम्म अंग्रेज लोग टूरिस्ट को कोई कष्ट नहीं है, उसको खुशी है। लेकिन अभी हम्म ये थोड़ा सा ये है, तो मैंने राजस्थान में काफी संस्था के साथ जोड़ा है, क्योंकि मैंने 2 बार संस्कृत फिल्म फेस्टिवल भी होस्ट किया है राजस्थान में। हम्म जब लोग सोचे भी नहीं, तो मैंने वहां पर बोला, आप लोग को भी बोला है कि ठीक है, आपका जैसा आपका विद्यालय, आपका संस्था, आपका यूनिवर्सिटी है, सब कुछ अंग्रेजी लिखा है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जब कभी भी नया लिखने का मौका मिल जाओ, तो कृपया करके देवनागरी लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और ये हम्म अंग्रेज को कष्ट नहीं होगा। एक हम्म बार जब मैं एग्जाम्पल देता आपको, बहुत साल पहले जब सबसे पहले जो टूरिज्म शुरू हुआ था, ये भी 70s का बात है, जापानीज लोग पूरा विश्व में जा रहा हम्म था। तो हम्म एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट, ठीक है, हम्म तो वहां पर सब जगह में जापानीज लिखना शुरू कर दिया उनका सुविधा के लिए। वो बोलते हैं हम्म मैं जापानीज छोड़ करके आ रहा है आपका भाषा हम्म देखने के लिए। तो इसलिए हमको अभी भी हंसी आता है कि दिल्ली में अब बड़े बड़े पार्क में जाएंगे ना, वहां हम्म, पूरा 50 नियम लिखा है अंग्रेजी में, किसके लिए? हाँ जो वेरी आम जनता है वो तो अनफॉर्चुनेट देवनागरी पढ़ने वाला है ना। हम्म हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि आज आप एक भारतीय बन चुके हैं और उस नाते मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा और हम्म। जानना भी चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा कि क्या है आपके सपनों का भारत। हाउ डू यू विजुअलाइज योर ड्रीम इंडिया? जी। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में खुद कहता है कि हर एक प्रदेश एक अलग देश है, वहां अलग भोजन, अलग संस्कृति, अलग भाषा है, ठीक है। और मैं भी, लोग पूछता है कि आप कहाँ कहाँ घुमा, तो मैं बतलाता है कि ये पूछो मैं कहाँ नहीं घुमा, वो आसानी से जवाब दे सकता है, लेकिन फिर भी काफी जगह बाकी है। और मैं जब भी थोड़ा गहराई से भारत में कोई प्रदेश में थोड़ा और गहराई से देखता है ना, तो कुछ और नया सीख लेता है। जैसे मैं आपको हम्म बतलाता है, मैं ये फिल्म फेस्टिवल्स के साथ जुड़ जाता है। तो फिल्म फेस्टिवल्स में हिंदुस्तान में उसका मतलब एक भाषा में नहीं, खाई भाषा। तो मैं खाई बात मराठी और खाई बात मलयालम फिल्म देख चुका है। हम्म आश्चर्य का बात है कि मलयालम में और मराठी फिल्म्स में वो हमेशा कहानी पर, रियल लाइफ कहानी पर बनाता है, और सीरीज है, उसमें नाच वाच आपको नहीं मिलेगा जैसे हिंदी में। लेकिन हम्म मैंने कई बार देखा है कि अगर आप 10 मराठी फिल्म देखेंगे, 8 कमाल है। मलयालम में देखेंगे, 10 देखेंगे, 8 कमाल है, क्योंकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर सोच, कहानी जीवन का है। जब हिंदी में थोड़ा मुश्किल। हम्म, नहीं, वो मतलब मैं इंटरव्यू में चले जाता है, क्योंकि मैं बाकी कहानी जानता है क्या होने वाला है। सब में नहीं, बिल्कुल कोई कोई में, हाँ हाँ हाँ। तो ये हिंदुस्तान, तो ये चीज देखिए, मुझे आश्चर्य लगा कि एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था जब बचपन में, और वहां हम्म पर 2 इंडियन क्रिश्चियन था, और मैं उन लोग हम्म से दोनों से बात कर रहा था, और मुझे पता चल गया कि दोनों का बाइबल अलग है। एक प्रोटेस्टेंट होता है, एक कैथोलिक। ये तो मेरा यहाँ आज तक कभी नहीं सुना, लेकिन ये हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग भोजन, तो थोड़ा उसका जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा अलग है बाकी दुनिया से ना। हाँ, और हम्म ये चीज मुझे बहुत नोटिस किया और बहुत अच्छा लगा। और ये भी, मैं तो योगा का बहुत प्रेमी हूँ, रोज सवेरे अपना आसन प्राणायाम ध्यान करता है, वो भी हम्म मुझे बहुत, मतलब मेरे जीवन में बहुत अच्छा दिया है। मैं एक छोटा सा चीज आपको बतलाता है कि जो व्यक्ति
थोड़ा सा समय आसन प्राणायाम और ध्यान करेगा रोज सवेरे जब उनका निद्रा टूट जाता है ना, उनका चेहरे में खुशी आ जाता है। बिल्कुल। जीवन में थोड़ा मुस्कुराना है ना, अगर रोज थोड़ा थोड़ा नहीं मुस्कुराते तो क्या फायदा है? कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी डबल PhD है, मुस्कुरा नहीं सकते तो क्या फायदा है जीवन ना। तो एकदम ये सही। चीज आपको आगे बढ़ता है ना, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आजकल विदेशों में जो लोग पढ़ा लिखा है, अच्छा घर है, सब कुछ है, वो अपना जीवन को और अच्छा इंप्रूव करना, और कोविड भी ये दिखाया गया है ना। एक और तरफ अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम को क्या चीज हम लोग अपना जीवन में डाल सकते हैं जो उसको और अच्छा बढ़ा सकता है, वो है आसन प्राणायाम ध्यान, और ये सब भारत का चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली समय की थोड़ी मर्यादा है, वी हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट, अदरवाइज मैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आपसे बातचीत करना मैं बंद करूं, लेकिन मे बी सेकंड पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन वी विल हैव सम अदर ओके, टाइम। ठीक लेकिन है। अंत में मैं चाहूंगा कि, हाँ, क्योंकि आज मैं कई सवाल आपसे नहीं पूछ पाया, खासकर जो आपका जो एक फिल्मी जगत में जो आपका अनुभव है एक्टिंग हम्म का, ये सब आपने मराठी फिल्मों में भी काम किया, कई फिल्मों में काम किया है, तो वो सब चर्चा हम नहीं ले पाए। लेकिन अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए, यंग जनरेशन के लिए आप एक शांति संदेश दें, ताकि हम एक बेहतर कल का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सके। जी। मैं सिर्फ इतना संक्षिप्त में कि आप अपने देश भारत पर विश्वास रखिए, अपने संस्कृति पर विश्वास रखिए, अपना भाषा पर रखिए, और जो आजकल सबसे बड़ा चीज है टेक्नोलॉजी, जो हर एक कंपनी से इन्वॉल्व है, वो जो डिजाइन करता है, वो इंस्पिरेशन कहाँ मिलता है? मन जब शांत है और जब मन अखाट है, और ये सिर्फ ध्यान से होता है। तो चाहे वो हम्म, स्टीव जॉब्स है, मार्क जुकरबर्ग, वो सब चुपचाप अपना, आप उसका जीवन पढ़ेंगे ना, वो चुपचाप बैठ करके सवेरे 5 मिनट निकाल करके ध्यान करता है। हम्म, हम्म। नहीं, चार्ल्स जी, मुझे जैसा ज्ञात है, मुझे जैसा पता चला है कि आप संस्कृत भी जानते हैं और आप कई भाषाएं जानते हैं, मतलब भारत की भाषाएं। तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा एक कोई भी, मतलब एक जैसे एक वेद का श्लोक होता है या कोई भी एक मंत्र पाठ से मतलब हम आज की इस चर्चा को समाप्त करें। कोई छोटा नहीं भी नहीं, एक माफ कीजिए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है आप लोग के नहीं, नहीं। सामने में, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं भजन कीर्तन थोड़ा थोड़ा गा लेता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं किसी हिंदुस्तानी के सामने में श्लोक बोल सकता है। नहीं, एक छोटा अंश, एक छोटा सा मतलब टुकड़ा कोई भजन का ही एक छोटा सा टुकड़ा हम आप चाहेंगे कि मतलब आप थोड़ा मतलब हमारे नहीं नहीं, दर्शकों बस के लिए। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप इतना संक्षेप में आपको बोल देंगे, ठीक है। चलिए, हम ओके, कभी और आपसे फिर हम जानेंगे। पक्का ठीक पक्का, है। जी जी जी, तो ओके, बहुत ही धन्यवाद अच्छा लगा, एंड वी आर इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर स्कॉलरली प्रेजेंस विद अस टुडे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही प्रेरणादायी बातें आपने कही, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन जो है, वो आपकी बातों से जरूर लाभान्वित होंगे और उस पे अमल भी करेंगे। और भारतीय संस्कृति में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। और ठीक है, ईश्वर ने धन्यवाद। चाहा तो हम फिर मिलेंगे कुछ और विषय को लेकर। आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। LXP Icon of India Award is proudly presented to Charles Thompson for his exemplary contributions to Indian culture on 15th August 2025। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान से करूंगा, खासकर चार्ल्स थॉमसन की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले
उन्होंने अपने भारत प्रेम की शुरुआत अपने माता पिता की यात्राओं और बचपन में एक साधु के साथ बिताए गए समय से जोड़ा। उन्होंने अपनी हिंदी भाषा के ऊपर दक्षता को गुरुकुल में बिताए गए समय, स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल और जानबूझकर अंग्रेजी ना बोलने वालों से दोस्ती करने से जोड़ा। उन्होंने भारत में रहते हुए सांस्कृतिक अंतरों का सामना किया, लेकिन गुरुकुल और ग्रामीण जीवन के अनुभवों ने उन्हें भारतीय संस्कृति में समाहित होने में मदद की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत की संस्कृतियों की तुलना की, ऑस्ट्रेलिया की नवीनता और भारत की प्राचीनता पर प्रकाश डाला। थॉमसन जी ने भारतीयों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने और सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अपने सपनों के भारत को विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और जीवन शैलियों के समृद्ध मिश्रण के रूप में देखा। साक्षात्कार के अंत में उन्होंने शांति का संदेश दिया और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत को पूरी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने देश पर, अपनी ज्ञान संपदा पर, अपनी ज्ञान संस्कृति पर गर्व करनी चाहिए। With those deliberations of Sri Charles Thompson, we close this episode here और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।